64th दिया, जैसा आप कहे, आपने आपका यूपीएससी में भी अटेम्प्ट जो है वो आप उसमें भी क्लियर नहीं कर पाए, 64th दिया, फाइनल स्टेप में आप पहुंच गए और उसके बाद फिर 65th 66th में इसमें आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो ये पूरा तो साइन का ग्राफ है, पूरा जो ऊपर नीचे जो होता है वो पूरा ही है। एक हिंदी साहित्य में एक कहानी है सर, उसमें एक लाइन है, यही मतलब है कि यही एक जीवन है हमारे पास, इसी में प्रयोग करना है और इसी में जीना है। बस दौड़ते रहना है, दौड़ा ना जाए तो चलते रहना है, रुकना नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं किसी पर बनना है। कि आपकी जो जर्नी है, संघर्ष की जर्नी है, इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं। जहाँ 12th में मैं फेल भी किया, फिर उसके बाद ओपन स्कूलिंग से 12th पास किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी वाला। बीपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने 67th बीपीएससी जिसका परिणाम 2 दिन पहले आया, उसके टॉपर अभिषेक कुमार हमारे साथ हैं। वेलकम अभिषेक, वेलकम टू बीपीएससी वाला। थैंक यू सो मच सर। पूरे पीडब्ल्यू परिवार को और सभी छात्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। थैंक यू सो मच। 67th बीपीएससी में अभिषेक ने 346 रैंक प्राप्त की है और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पद इनको मिला है। तो सबसे पहले तो मैं यह पुष्प गुच्छा आपको देना चाहता हूं पूरे इस पीडब्ल्यू टीम की तरफ से। तो सबसे पहले तो आप ये पुष्प गुच्छा ले लें। थैंक यू सो मच। और एक जो मिठाई है, आपको पसंद भी है शायद, इसको भी ले लें। थैंक यू। तो आज अभिषेक हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, तो उसका जो हमारा मुख्य मोटिव है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आपकी इस जर्नी का लाभ उठा पाएं। यस सर। आपकी भी जर्नी जो है काफ़ी उतार चढ़ाव की रही, काफ़ी लंबा समय आपका तैयारी में बीता, जैसा कि आपने मुझे बताया। तो आज जो है मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी जर्नी यहाँ पर हमारे सामने रख दें, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा जो है हमारे बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मिले। क्योंकि आपने 67th बीपीएससी दिया है, फिर अब 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स भी आपने दिया है और आपको उम्मीद भी है कि शायद उसमें भी क्लियर हो सकता है। जी सर। तो आप काफ़ी अच्छे ढंग से बता सकते हैं बच्चों को, और बच्चे आपसे सुनना भी चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है, संघर्ष की जर्नी है, इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो बैकग्राउंड रहा, आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका, इन सारी चीज़ों के बारे में अभिषेक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दें। थैंक यू सो मच सर। मैं मुजफ्फरपुर जिला के अद्वारा गांव से हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरे गांव में ही हुई। उसके बाद से मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में मैं आईएससी करने गया मैथमेटिक्स से, जहां 12th में मैं फेल भी किया। फिर उसके बाद ओपन स्कूलिंग से 12th पास किया और ग्रेजुएशन में फिर सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करके और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से मैंने सिविल इंजीनियरिंग 12 से 16 के बीच में कंप्लीट किया। 2016 के मिड से लेकर के अंत तक गैमन इंडिया में मैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। और उसके बाद से सर वहाँ पर पेरेंटल मोटिवेशन, वहाँ जो ऑफिसर्स थे उनके समझाने बुझाने पर फिर मैं वो जॉब छोड़ करके और दिल्ली आ गया तैयारी करने के लिए। तो 2016 से मेरा ये जर्नी शुरू होता है, उस 2016 के लास्ट से, और 2023 में आकर के यहाँ अभी एक मुकाम हासिल हुआ है ईश्वर की कृपा से। तो शुरू में सर मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया था, और जो हमारा हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है उसके लिए जहाँ से भी जो ज़रूरत महसूस हुई उसको हासिल किया। 3 अटैम्प्ट यूपीएससी का दिया, वहाँ कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सीएपीएफ देता था, सीडीएस देता था, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। यूपीपीसीएस का मेंस दिया हूँ, बीपीएससी का सर मेंस दिया, 64वीं में भी इंटरव्यू भी दिया, बट 13 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर सर पीटी नहीं हुआ उसके बाद बीपीएससी में, लेकिन अब जा कर के फाइनली तीनों स्टेज क्लियर हुआ है और 346 रैंक आया है। तो अभी टॉपर बनने के लिए और ज़्यादा आपके आशीर्वाद के सहयोग की ज़रूरत है ताकि मैं इस रैंक को इम्प्रूव कर सकूं सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। तो मतलब एक कॉमा लगा है, अभी जो है संघर्ष चालू ही है। बिल्कुल सर। तो ये जो संघर्ष है बस एक कॉमा लग गया है, अभी फुल स्टॉप तो लंबा समय लगेगा। उम्मीद है कि 2024 में ही आप एसडीएम बने, आप यूपीएससी देंगे, क्योंकि आपने बताया कि आपने 3 अटेम्प्ट दिया है, तो इसका मतलब है कि 2-3 अटेम्प्ट आपका बचा भी होगा। 3 अटेम्प्ट सर बचा हुआ है, 24, 25, 26। ओके, तो 3 अटेम्प्ट बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा ही मौका आएगा कि आप यहाँ पर
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर बनकर हमारे साथ इंटरव्यू दे रहे होंगे। उस दिन का इंतजार होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन मैं ना आपके इस बीच में एक जो बिंदु आया, उस बिंदु पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जी सर। आपने जैसा कहा कि 12th आप फेल हो गए। जी सर। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि 12th फेल किया, फिर आपने 12th जैसा आपने कहा कि ओपन स्कूलिंग से आपने पास किया, फिर आपने क्या किया कि आप सिविल इंजीनियरिंग में आए और मुजफ्फरपुर से लगभग दिल्ली, और जैसा आपने बताया कि आपका दिल्ली के आसपास ही आपका कॉलेज था, रोहतक में, हरियाणा, वो जर्नी आपने तय की। तो इसके लिए मोटिवेशन आपको कैसे मिला? क्योंकि ये एक बड़ा मतलब एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है किसी के लाइफ में कि 12th फेल किए तो चाहे तो वो वहीं रह जाता है या फिर वो लोकल कोई दुकान खोल लेता है, लेकिन वो जो मोटिवेशन आया वो कैसे आया कि आपको दिल्ली आना है? 12th फेल करने के पीछे का रीजन अगर सर है तो सबसे बड़ा तो रीजन लापरवाही था, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन था ना, तो उसमें लैंग्वेज बहुत बड़ा एक बैरियर था। 10th तक मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हिंदी में हुई थी। 11th में सडनली सब चीज़ इंग्लिश में ऑप्ट कर लिया था, तो पूरा 11th निकल गया और कुछ समझ नहीं आया, और वही सिलसिला 12th में भी कंटिन्यू रहा। फिर घर पर मैं बोला भी कि मुझे 1 साल गैप लेना है, लेकिन पापा इनकरेज किए, बोले नहीं नहीं एग्ज़ाम तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम दिया, वहाँ नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ तो फिर पापा पूछे कि क्या करने का आगे विचार है, पढ़ना लिखना है या क्या करना है? हम बोले नहीं पढ़ना है। तो फिर बोले क्या, किस चीज़ का तैयारी करना है? तो मैं बोला IIT का तैयारी करूँगा 1 साल और। तो फिर उन्होंने मेरा एडमिशन भी कराया, वो जो वहाँ कोचिंग थी शहर में ही। फिर वहाँ से मैं उसके हॉस्टल में रह के 1 साल तैयारी किया, और ये अनसर्टेनिटी था उस समय कि फेल होने के बाद फिर से दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो ये मेजर रीजन था कि ओपन स्कूलिंग को फिर पास होने के लिए चुना था। ओके। उसके बाद से पापा एक शर्त रखे थे कि अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला तब अपने मनपसंद का ट्रेड ले लेना, अगर प्राइवेट से करना हुआ तो सिविल इंजीनियरिंग से करना, ताकि कम से कम जॉब लग जाए कहीं भी। तो ये एक मेजर रीजन था कि सिविल इंजीनियरिंग को ही मैंने चुना था। बिल्कुल, ताकि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब लग जाए। जी सर। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा एक मतलब मुझे तो बड़ा सुनकर भी अच्छा लग रहा है कि आप 12th फेल हैं और आप उसके बाद आज BPSC में अधिकारी हैं। तो ये अपने आप में गर्व की बात है, और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे भी इस पर काफ़ी गर्व हो रहा है। और मैं उसके बाद जानना चाहूँगा कि आपने जो ये 64th दिया, जैसा आप कहे, आपने आपका UPSC में भी अटेम्प्ट जो है वो आप उसमें भी क्लियर नहीं कर पाए, 64th दिया, फाइनल स्टेप में आप पहुँच गए, और उसके बाद फिर 65th 66th में इसमें आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो ये पूरा तो साइन का ग्राफ है, पूरा जो ऊपर नीचे जो होता है वो पूरा ही है। तो इसमें मोटिवेशन कैसे मिला? क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता होगा कि अरे यार अब छोड़ देते हैं, अब कुछ कर लेते हैं, इंजीनियर थे भी आपको कोई दिक्कत क्या थी? आप सोचते तो कहीं 10,000 15,000 या 50,000 की कोई तो नौकरी आपको लगी जाती, तो फिर भी आपका मोटिवेशन इसमें कैसे बना रहा? इसमें सर 2 चीज़ है। एक अपना मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि कुछ भी हो एक जॉब लेना है, एक अच्छा सुंदर सरकारी सेवा पाना है। दूसरा, ये जर्नी शायद बीच में ब्रेक हो जाता सर, अगर ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप ही के साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा है, और मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि 2018 के करीब से मैं आपसे जुड़ गया था, 2018 के अंत से। तो आप हुए और बाकी भी जो पॉजिटिव लोग मेरे आसपास रहे, वो मुझे हर तरीके से बूस्ट किया है सर पूरी जर्नी में। क्योंकि मैं इस जर्नी में अभी खुद PW में सर काम कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता ही है, मैं कंटेंट डेवलपमेंट के रोल में हूँ। तो वो फाइनेंशियल बर्डन मेरे ऊपर नहीं था, और ना ही मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन खुद से पाले हुए था। तो एक सिक्योरिटी भी था कि नहीं, पढ़ना ही है और मतलब इसी से जुड़ा काम करना है, सर लोगों का साथ है ही, और एग्जामिनेशन देते रहना है, कभी ना कभी तो भगवान हमारी भी सुनेंगे ही, और वही हुआ। तो बहुत उस मोटिवेशन के सोर्स में सर आप जैसे प्रशिक्षक, दोस्त, गुरु जो सम्मिलित रूप है, और अलग से जो दोस्त हैं वो तो हैं ही, जो ऑलवेज इनकरेज करते हैं सर, और माता पिता फ़ोन पर हमेशा मौजूद ही रहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, तो मम्मी पापा तो घर पे हैं, जैसा आप बताए कि आपका जो पैतृक आवास है वो मुजफ्फरपुर है। जी सर। तो वहाँ पर है, और यहाँ पर जब आप आए तो चलिए कुछ आपको मोटिवेटर्स भी मिले, कुछ आपको ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने आपको प्रेरित किया, लेकिन कुछ तो ऐसा भी हुआ होगा जो आपको डिमोटिवेट कर दिया होगा। बिल्कुल। बहुत बार ब्रेकअप भी डिमोटिवेट कर देता है, बहुत बार जो है वो किसी की बातें डिमोटिवेट कर देती है कि अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, 12th फेल हो तुम। तो उस समय आपने अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाई? 2 चीज़ है यहाँ भी। पहला नंबर कि
संगत का असर है कि निगेटिविटी का ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। वो मतलब आता है और भींगा कर निकल जाता है, फिर वो सूख भी जाता है भगवान की दया से। और दूसरी तरफ मतलब आसपास ऐसे लोग हैं नहीं जो मतलब इस तरीके से तंज कसें, और जो कुछ थे उनको धीरे धीरे मैं साइड कर दिया। वो मतलब चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो, दोस्त हो जो निगेटिव बोलता है, तो मैं फ़ोन ही नहीं उठाता था, सच बता रहा हूँ सर। तो वो एक सिंपल तरीका है कि फ़ोन ही मत उठाइए, इससे क्या होगा, एक दिन वो साल में मिलेंगे, कंप्लेन करेंगे कि मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, लेकिन रोज़ रोज़ सुनने को तो नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल। तो नेगेटिविटी से आपने अपने आप को बचाए रखने का प्रयास किया, मैं अगर ये कहूँ तो, और जब कोई आया तो आपने उसकी बात सुनी, एक कान से दूसरे कान से निकाल दी। जी सर। सीधे तरीके से मैं अगर कहूँ तो ये तो जो जर्नी है बड़ा स्ट्रगलपूर्ण जर्नी है, क्योंकि देखिए जब समय लंबा हो जाता है ना तो उस जर्नी में वैसे काफ़ी लोग मिलते हैं जो आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, कुछ लोग मोटिवेट भी करते हैं, कुछ लोग आधे रास्ते तक मोटिवेट करते हैं फिर डिमोटिवेट करने लगते हैं कि अरे भाई कुछ कर ले, ज़्यादा फायदा उसी में है। तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन आपने इन सारी बाधाओं को पास किया। और उसके पीछे जो मुझे भी एक आपका जो ये दिख रहा है, जो मैं टोटल आपका बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ कि आपके पास जो स्किल है वो तो था ही, आपके पास बोलने की भी कला अच्छी है, आपके पास पढ़ने की भी कला अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास कुछ समय के बाद एक आय की सुरक्षा भी हो गई। तो आय की सुरक्षा होने के बाद मतलब घर का तो दबाव अब आपको जो ज़्यादा फील नहीं होता होगा, जो क्योंकि घर वाले को उम्मीद होती है कि भाई बेटा गया है, अब आप एक चूंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है तो माता पिता थोड़ा दिन और बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बेटा जब इंजीनियर होता है तो माँ पिता को लगता है अरे भाई 2-3 अटेम्प्ट हुआ, चलो कुछ करते हैं। लेकिन उसमें भी आपके पास जो आय की सुरक्षा थी, इसने मुझे लगता है कि आपको काफ़ी मदद किया। आय की सुरक्षा ने सर मदद किया, इसमें तो कहीं से कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ ये ब्लेम ना मम्मी पापा पर नहीं डाल सकते कि उन्होंने कभी जॉब के लिए कहा हो। ओके। ये मेरे अंदर से कॉलिंग था। इवन मम्मी जब जॉब में ज्वाइन किया था तो मम्मी रो भी रही थी पहले कि मतलब हम तुमको पैसा कम देते हैं इसलिए तुम नौकरी पकड़ लिए हो। तो हम कहे नहीं, और सर पैसा के अलावा ना ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर देता है। जैसे सर जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो स्टूडेंट्स हम सब परेशान हो जाते हैं कि कितना पढ़े, कितना मेहनत करे, लेकिन जब अपने नज़र के सामने देखते हैं कि हमारे शिक्षक 12 घंटा 10 घंटा का मैराथन लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए 2-2 हज़ार क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस को बैक एंड में देखा कि पहले क्वेश्चन बनता है, फिर वो DTP के पास जाएगा, टाइप होकर के आएगा, स्लाइड बनेगा, फिर उस स्लाइड को टीचर रिवाइज करेंगे, फिर उसको लेकर के और तब वो प्रेजेंट करेंगे, फिर वो यूट्यूब के माध्यम से पहुंचेगा। तो मतलब लिटरली फील होता था कि इतना चीज अगर किया कराया मिल रहा है और उसके बाद भी अगर उसको 2-3 बार ना सुन ले, ना पढ़ ले, तो मतलब फिर मतलब कोई शिकायत खुद के अलावा और किसी से नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो वो चीज बहुत ज्यादा प्रेरित करता था। तो जॉब मैं सिर्फ नहीं कहूंगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है या मेंटल पीस भी देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करता है। और जब आप अच्छे लोगों से सराउंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम में है मैनेजर है रमेश सर, संजीव सर हैं, तो ऐसे लोग जब काम देखते हैं, अप्रिसिएट करते हैं और ज़्यादा बोलते हैं कि अभी अटेम्प्ट बचा हुआ है, सिर्फ काम में मतलब मत लगाना, मन से काम करो, 8 घंटे 10 घंटे की अगर जॉब है तो उसको करो और बाकी का 2-3-4 घंटा अपना मन से पढ़ाई भी करो, कोई और काम तुम्हारे पास नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए जैसा अभिषेक ने कहा, तो मैं भी अपने छात्रों के माता पिता से यही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे को आपने लगभग 12th कराया, फिर ग्रेजुएशन कराया, तो 15 साल आप अपने बच्चों को देते हैं, तो अगले 1-2 साल में ही आप परेशान ना हो। अगर वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया, दूसरे में भी नहीं कर पाया, तो आपने अगर 15 साल उसके पूरे स्कूलिंग और कॉलेज में दिया है, तो आप 3-4 साल 5 साल जो है, मतलब हालांकि कम लगे लेकिन फिर भी आप उससे 3-4 साल उस पर उस तरह से दबाव ना बनाएं आय के लिए, जिससे ना उसको मेंटली इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़े। तो यहाँ मैं सभी माताओं से पिताओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हालांकि सबकी जो आय की स्थिति होती है वो अलग होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास थोड़ी भी स्थिति अच्छी है तो अपने बच्चे को कुछ मौका आपको देना चाहिए। और इसमें सर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा आपकी परमिशन से। जी बताइए ना। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, शुरू का जो 1-2 साल का पीरियड होता है प्रिपरेशन का, उसमें बहुत ईमानदारी से तैयारी करना चाहिए और मतलब मन से सारे बेसिक्स को पढ़कर नोट्स बना लिया जाए, और उसके बाद जिस भी गुरु के भीतर बच्चा अपना तैयारी कर रहा है, जुड़ा हुआ है, तो वो हमेशा हर कदम पर हमारे साथ होते हैं।
तो अगर बच्चा भी खुद से ये सोच लेना सर कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सर के लिए मैं मान लीजिए बुक रिव्यू का ही या फिर उनका जो क्वेश्चन बन जाता है उसके रिव्यू का काम कर दूंगा, तो जीविकोपार्जन के लिए थोड़ा बहुत सर मदद कर ही देंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आजकल थोड़ा सा हम भी अपने पार्ट से लूज पड़ जाते हैं अभ्यर्थी जो होते हैं, तो मैं अपने सभी साथी भाई बहन को कहना चाहूँगा सर कि शुरू में जमकर मेहनत करके, और ईश्वर ना करे अगर जर्नी लंबा होने लगे तो घर पर मतलब एक तरह से लाइबिलिटी बनने के बजाय खुद से ऑप्शन तलाशना चाहिए कि 3, 4, 5 घंटा 6 घंटा काम करके अगर हमें कुछ हो जा रहा है जीविकोपार्जन का साधन, तो वो आपके ना सिर्फ पैसा देगा बल्कि यकीन मानिए आप जो हैं उससे वह आपको 10x ज़्यादा बना देगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल सही बात आपने कहा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि ये तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपके फैमिली बैकग्राउंड पर सवाल था, कुछ सवाल बच्चों के भी होते हैं। जी सर। तो सवाल है कि जो तैयारी आपने की तो उसमें मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि जैसे जो कोर सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसकी सबसे पहले बेसिक्स की तैयारी आपने कैसे की? साइंस, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिहार स्पेशल, इसकी बेसिक्स कैसे आपने पढ़ी और उसके बाद आपने कौन से बुक्स को या किस चीज़ को आपने किस सोर्सेज को, ऑनलाइन को या ऑफलाइन को, किस सोर्सेज को फॉलो किया आफ्टर कंप्लीटिंग योर बेसिक्स? सर बेसिक की तैयारी तो मेरी यूपीएससी के प्रीलिम्स के समय हो गई थी, जब उसके प्रीलिम्स का और मेंस वगैरह का होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद जब से यूपी पीसीएस और बीपीएससी की तरफ भिड़ा था तो थोड़ा सा जैसे यूपी के लिए थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल पढ़ना और बीपीएससी के लिए जैसे बिहार स्पेशल पढ़ना, तो उसमें संयोग से सर फिर वहीं से आपका साथ शुरू होता है कि बिहार स्पेशल में जैसे फॉर एग्जांपल जो नोट्स है, क्लास नोट मिलता है, या पहले भी इम्तियाज़ अहमद सर की किताब के अलावा, तो मुझे लगता है पर्सनली ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब अभी सामने बैठे इसलिए आपकी तारीफ कर रहा हूँ, बिहार स्पेशल की जो 5-7 अलग अलग किताब मार्केट में है उन सबके काम का निचोड़ आपके लेक्चर में ईश्वर की कृपा से मिल जाता है। तो बेहतर होगा कि बच्चा अगर आपके नोट्स का उपाय करके, क्लास का अगर वॉच करके अगर बिहार स्पेशल को सॉल्व कर ले तो 25-30 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, और बिहार का करंट आप यूट्यूब पर अंत में फ्री में पढ़ा देते हैं तो उसका टेंशन रहता नहीं है, तो वो 30 नंबर तो वहाँ से हो जाता है। इस बार करंट, जनरल करंट थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी वो अगर एक सामान्य ट्रेंड में देखें तो वो भी यूट्यूब पर कवर हो ही जाता है। रही बात इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट की, तो इकोनॉमी में सर बाकी चीज़ यूपीएससी का हेल्प किया, यहाँ पर मेन था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और मैं आपके लिए थोड़ा सा कंटेंट रिव्यू का भी काम करता था, तो वो मुझे इकोनॉमी में बहुत हेल्प किया। अभी मैं पीडब्ल्यू में जैसे ऑलरेडी सर सारे क्वेश्चंस को बनाना, जो बुक बनता है उसका रिव्यू करना, उसमें गलती कहाँ है उसको फाइंड करना, तो मेरा जॉब ऐसा है कि सर वो पढ़ना पड़ जाता है मुझे पूरा किताब। 8 घंटा मेरा जॉब ही है कि अपना बैठ करके पढ़ाई करते रहो, तो वहाँ से हेल्प हो गया, वहाँ से रिवीजन होता रहा। मैंने तो ये भी सुना है कि पॉलिटी में आपने जो लास्ट में नोट्स बनाए थे हमारे बीपीएससी वाला के लिए, उसमें से आपने कम पेजेस में ही मैक्सिमम सवाल भी आपने जो हिट करा दिए। जी सर, हमारी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला की तरफ से इनिशिएटिव आया था रिवीजन थ्रू क्वेश्चन आरटीक्यू सीरीज, और उसमें माइक्रो नोट्स देना था, तो मेरे हिस्से पॉलिटी की जिम्मेदारी आई थी। तो पॉलिटी में 30 पन्ने का मतलब 1 लाइनर जैसा नोट्स था, और 13 क्वेश्चन सर पॉलिटी के आए थे, और उसमें से 9 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन वहाँ से सॉल्व हो रहे हैं। तो बताइए, तो छात्रों को जो है मतलब हमारी जो कंटेंट जो बनाई जाती है बीपीएससी वाला में, तो वो किस क्वालिटी, मतलब क्वालिटी वाली कंटेंट होती है अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि आप तो उसमें इन्वॉल्व भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट जो है वो काफ़ी क्वालिटी की होती है और बीपीएससी ओरिएंटेड होती है। सर सबसे बड़ी चीज़ है ना, कितने लोग वहाँ तन्मयता से लगे हैं, यही उसका सबसे बड़ा आंसर होता है। तो हमारी टीम अभी नियरली 20% की टीम है जो मेरे नोन में है सर, कुछ अगर फ्रीलांसिंग में हो तो वो तो अलग है। तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर 20 लोग किसी भी कंटेंट के ऊपर काम करेंगे तो कैसी भी बुक हो उसका तो 3-4 रिव्यू हो जाता है 1-2 वीक में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत फैंटास्टिक है सर। सर जो आपकी माध्यम थी वो क्या थी, जो आपने मतलब परीक्षा के लिए जो माध्यम था वो क्या था? ये भी मिक्स था सर, मेरा जीएस इंग्लिश में है और जो ऑप्शनल है वो हिंदी साहित्य है। ये तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, मतलब ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी है क्योंकि आप इंग्लिश में भी उतने ही अच्छे होंगे जितने कि आप हिंदी में होंगे, क्योंकि आप हिंदी साहित्य लिखते हैं इधर
और इधर जो है अंग्रेजी में जीएस लिखते हैं। तो मतलब है कि आप दोनों भाषाओं में काफ़ी प्रखर हैं। जी सर, जी सर। दोनों भाषाएं आपको काफ़ी अच्छी लगती हैं। जी सर। अभी जो मैं अगर 67th के बाद बात करूं तो वो जैसा प्री कोविड और पोस्ट कोविड वाला कॉन्सेप्ट है, वैसा ही प्री 67th और पोस्ट 67th में जो सिलेबस का उतार चढ़ाव आपको चेयरमैन सर के द्वारा देखने को मिलता है कि अब कॉन्सेप्ट चलेगा, केवल जो है वो रट्टा वाला काम नहीं चलेगा। तो मैं 68 और 69th के बच्चों के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ। उसमें एक पेपर ऑप्शनल को हटाकर जोड़ दिया गया एसे। ऑप्शनल को हटाया नहीं गया, ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। वो भी अपने आप में ही टफ है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, लेकिन एसे, तो एसे में क्या आपका व्यू पॉइंट है एसे को लेकर? सर, जीएस के जितने भी पेपर्स हैं वहाँ हमें कमीशन डायरेक्शन देती है और स्पेसिफिक मतलब पॉइंट्स में कहती है कि हमें इस तरीके का आंसर करिए। निबंध एक ऐसा पेपर है सर जहाँ हमारे विचार स्वतंत्र हैं, हमारे पास फुल फ्रीडम है कि हम अपने थॉट को किस तरीके से उसको किस वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि क्लासेस में अगर सर को सुना जाए ऑनेस्टली तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक प्रगाढ़ ज्ञान जो है उसका भंडार हाथ लग जाएगा कि किसी भी विषय वस्तु को कैसे टच करना है। दूसरी तरफ थोड़ा सा अपने मेहनत के बारे में भी सर बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम मिलकर के इससे के लिए बुक तैयार कर रही है जो बहुत जल्द आ जाएगी। मोर देन 100 एस्से उसमें होंगे। सेक्शन 3 जो सर बिहारी कहावत है उस पर भी एस्से है उसमें, तो सारा का सारा वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में वो बुक है अपना। तो बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ कि उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है पूरी टीम के अलावा, तो वो भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अब तक मेरे नज़र में कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें बिहार स्पेसिफिक जो एस्से है लोकल डायलेक्ट्स पर, पैराफ्रेज पर, वो अवेलेबल हो। ओके जी सर। जैसे मुंह सुमटई है तल लोढ़ा हुई है, यस इस टाइप का जो ऐसे है वो सच में कहीं नहीं मिलता है। मतलब तो भोजघरी कोहरा, तो वो सब भी जो है आप लोगों ने कवर किया है। यस सर। छात्र जो है तो सुन भी रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं ही बोल रहा हूँ ये सब बोलने के लिए, वो उनकी इच्छा है। क्योंकि बहुत बार छात्र ये भी सोचने लगते हैं ना कि वरुण सर लेके आए हैं तो वरुण सर ही बुलवा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास एस्से का जो बुक है वो जल्दी ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको देख भी सकते हैं, आपको पता ही चल जाएगा सबको। वो रिव्यू हो चुका है सर, अब पब्लिकेशन टीम के पास आज शाम में या कल शाम में चली जाएगी पब्लिकेशन टीम के पास। 69th में 68th में तो हम लोगों ने उतना प्रीलिम्स में चेंज नहीं देखा, लेकिन जैसे ही 69th में हम आते हैं, आपने चूंकि 69th का भी अटेम्प्ट दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपका वो क्लियर भी हो जाएगा। तो 69th वाला जो प्रीलिम्स है उसमें आपने करंट अफेयर्स देखा, बड़ा अतरंगी टाइप पूछ दिया। उसके बाद इधर इकोनॉमी का वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया। मतलब इकोनॉमी का वेटेज क्या बढ़ा दिया, वेटेज तो बढ़ाया ही बढ़ाया, सवाल को क्लिष्ट बना दिया। इकोनॉमी में जो लोग सोचते नहीं थे कि कभी एफडीआई से मतलब इस तरीके का सवाल पूछेगा, वो सब पूछ दिया। बजट से 3-3, 4-4 लाइन के सवाल पूछ दिए, कुछ एनालिटिकल सवाल पूछ दिए, ज्योग्राफी से काफ़ी सवाल पूछा गया, साइंस से भी अतरंगी टाइप का सवाल ही आया। तो उसके लिए आप एक होलिस्टिक वे में क्या स्ट्रेटेजी बताएंगे? सबसे पहले तो सर जैसा आपने बताया कि एग्जामिनेशन मैं भी दिया, तो पहले एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हाँ। बीपीएससी का ये पेपर थोड़ा तो यूनिक था सर, और इसके 2-3 पॉइंट्स है। जैसे कुछ क्वेश्चंस जो थे 40% के करीब वो यूपीएससी के जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस थे सर, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप। और सबसे इसमें डैमेजिंग पार्ट ये था कि 150 क्वेश्चंस थे 2 घंटे में। वहां सर 100 सवाल होते हैं 2 घंटे यूपीएससी में, बिल्कुल। और यहाँ पर सर जैसे मैं टेस्ट पहले देता था तो 1 घंटा 10 से 1 घंटा 20 मिनट मुझे लगता था। एग्जामिनेशन में 1 आवर 40 मिनट हो गए और मैं अभी 150 क्वेश्चन इंड नहीं किया था। तो अंत के 20 मिनट में मैं बस सारा का सारा जो OMR है उसको फिल किया हूँ। दूसरा, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग था। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ना नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से देखे थे बाद में जो आया था, और ना ही सर क्वेश्चन पेपर के सामने जो इंस्ट्रक्शन होता है फर्स्ट पेज पर उसको उन्होंने पढ़ा था। और पिछली बार 1/4 निगेटिव मार्किंग था, तो वो बहुत अच्छे से मतलब जो गेस वर्क है वो कर आए थे, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो इसलिए यहाँ से एक सलाह ये भी है सारी तैयारी के अलावा कि एग्जामिनेशन में जो शुरू का OMR क्वेश्चन पेपर 2-3 मिनट पहले मिलता है उसमें कम से कम उस इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में वो चीज रहे। और जो पैटर्न सर शिफ्ट हुआ है उसमें अब बिना बेसिक अच्छे से कवर किए हुए देयर इज नो चांस कि अब कोई ये कहे कि मैं 100 स्कोर या 90 स्कोर कर लूंगा। तो ये तो अब बहुत जरूरी है कि किसी भी विषय वस्तु को
बहुत समग्रता से अब वो लुसेंट और बाकी वन लाइनर जो है एनसीईआरटी सार और ये सब पढ़ करके अब कल्याण होने वाला नहीं है। अब थॉरो सर क्लास करना पड़ेगा। यूपीएससी का तैयारी था, रेगुलर वर्क ऐसा है कि जुड़ा हुआ था जिसका एडवांटेज वहां मिला, वरना जैसे बाकी बच्चे को सेटबैक लगा है वही सेटबैक हमें भी लगता सर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? करंट अफेयर्स कैसे कवर करते हैं आप? सर करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ऑनेस्टली कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हूँ। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। अंत में जैसा आपको बताया कि वीडियोस का इंतज़ार रहता है कि सर वीडियो दे देंगे, उसी को 3-4 बार सुन लूँगा 2 के स्पीड पर और ऑप्शन देख के याद आ जाएगा कि क्या मारना है, तो उससे काम हो जाएगा। और पहले बीपीएससी में निगेटिव था नहीं, तो वो एक कैजुअलनेस अलग से थोड़ा प्रोवोक कर देता था। इस बार सर वो सारा तिक्रम फेल हो गया और इस बार जो वीडियो वगैरह देख के गया तो ऐसा ऐसा करंट था कि पेपर में तो मतलब मैं 9 क्वेश्चन करंट का 11 क्वेश्चन गेस किया था सर, उसमें 9 गलत हो गए मेरे। तो ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं और ज्यादा गेस नहीं किया, वरना मुझे लगता है करंट मेरी हिस्ट्री बना देता पेपर में। तो इसलिए मैं कहूँगा करंट में भी बेहतर है कि जो डेली क्लासेस चलती हैं उसका बच्चा सुने, अपना रोज का नोट्स बना ले। जैसे अब मैं सुधर गया इस पीटी के बाद से, अपना दिन में एक बार कम से कम पढ़ जरूर लेता हूँ कि महीने भर का एक बार करंट पढ़ा हुआ रहेगा, अंत में मैगजीन वगैरह आएगा उससे एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इस अप्रोच के बिना काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक्स तैयारी में एनसीईआरटी और इधर एडवांस लेवल पर टेस्ट सीरीज का क्या रोल है? बहुत ज्यादा। और इसको मतलब वो एक कहावत है सर कि जाके पैर ना फटे बेमाए ताका जाने पीर पर आए। तो 67 में मेरे 121 नंबर थे पीटी में 150 में से। बताइए, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और 68वीं में सर मैं ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ा हो गया। मैं सोचा अब टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं एक भी टेस्ट नहीं दिया। मेंस 7 जनवरी को खत्म हुआ, 12 फरवरी को सर एग्जाम था, थोड़ी काम की व्यस्तता भी थी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा इग्नोरेंस भी मेरे अंदर से था कि, और वो एक कहिए टेम्पोररी थोड़ा घमंड भी आ गया था, 121 नंबर आ गया है, तो टेस्ट में नहीं दिया। जब एग्जाम दिया तो एग्जाम कहा कि होल्ड माई हैंड, है ना, तुमको मतलब दिखाते हैं, 1.5 नंबर से फेल हो गया। तो टेस्ट के लिए तो कहूँगा कि मतलब ईगो आजमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। एग्जाम में ना आजमाए, टेस्ट जरूर दे ले, उसके बिना कल्याण होने वाला नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, प्रीलिम्स और मेंस में भाई आपको पता तो चलेगा कि आप किस स्थिति में हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक समझदार शिक्षक, आप जैसा जो मतलब प्रबुद्ध शिक्षक है, वो ट्रैप वहां बिछाता है, वो टेस्ट नहीं है। सबसे पहले ना लोग मतलब टेस्ट बोल करके उसका थोड़ा जो एक डर है ना उसको कम कर दिए हैं और कैजुअल लेने लगे हैं। मैं कहता हूं वो जाल द ट्रैप जो सनी देओल की मूवी है ना, उसके जैसा वो ट्रैप है कि सारे क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एक्सेप्शन। तो टेस्ट देने से कम इतना होगा कि अगर जिसका स्टैटिक नहीं भी अच्छे से कवर्ड है, उसके सारे ट्रैप पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो गलती नहीं होगा जो बाकी बच्चा गलती करके आएगा एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स में अगर आपको एक कोई मैगजीन अगर बताना हो, 1-2 मैगजीन बताना हो, तो किसका आप, क्योंकि बड़ा ये सवाल रहता है भाई, क्लास लेते समय बहुत सवाल रहता है सर। इसमें तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, बट बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि हमारी मैगजीन जिसको दिन रात बनाते हैं, अब करंट अफेयर्स का पीओसी भी हूं, तो उसके लिए अपनी मैगजीन से बेहतर नहीं है। वो अपना मिठाई है इसलिए मीठा नहीं कह रहा हूं, वाकई में उससे बेहतर नहीं है मैगजीन, क्योंकि उसमें तो एक साथ बिहार और जो नॉर्मल करंट अफेयर्स है वो कवर्ड है, नेशनल बिहार सब। और अब हम पीटी और मेंस दोनों के लिए अलग अलग मैगजीन लाने वाले हैं, ताकि एक बार पूरा बोझा ना पढ़ना पड़े। 30-40 पन्ने के पीटी के मैगजीन रहे और 30-40 पन्ने का मेंस बूस्टर रहे, काम हो जाए, जब जिसका जो मन वो पढ़े। तो यहाँ पर ना बच्चे जो हैं जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कहे कि हमारी मैगजीन, तो बच्चों को बस ये जानना है कि भाई कौन सी मैगजीन का नाम क्या है, नाम बता दीजिए कम से कम कि मैगजीन का नाम, ताकि बच्चे जो हैं उसको बाहर भी परचेज कर सकें, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकें। तो नाम जानना चाहते हैं तो दोनों नाम बता देते हैं ना सर। जो बुक है वो संपूर्ण नाम से आती है हमारी बीपीएससी की, और जो मैगजीन है वो मंथन के नाम से आती है। तो मंथन जो मैगजीन होता है उसमें करंट अफेयर्स और बिहार दोनों कवर्ड होते हैं। बिहार के डेली वाइज हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जितने भी प्रमुख समाचार पत्र है सारा स्कैन होता है, और मतलब जो भी उसमें से क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को हम फ्रेम करते हैं। ओके, मतलब काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी बढ़िया ढंग से बनाया गया है। जैसे यूपीएससी में लोग बनाते हैं वैसा ही आप लोग लगता है बीपीएससी में। सेम सर, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से अगर मैं एक लास्ट लाइन पूछूं तो कि आप पीडब्ल्यू से लंबे समय जुड़े हैं,
तो PW से कहाँ पर आपको तैयारी में फायदा मिला ओवरऑल? ओवरऑल 2 जगह, थोड़े बहुत टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट देता था मैं, जो भी यहाँ ऑल इंडिया टेस्ट मतलब होता था, सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो उसमें रैंक का पता लग जाता था कि यहाँ बताना नहीं चाहूँगा कि क्या स्थिति है मेरी। और दूसरा सर, करेंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता था, क्योंकि वो कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता था जब वो मंथन का रिव्यू चलता था, तो कि क्या सब इसमें जा रहा है। और जो भी बुक्स वगैरह बनाने में रहा हूँ, RTQ सीरीज में जो माइक्रो नोट्स बना है उसके रिव्यू में रहा हूँ, तो जो 8 घंटा मेरा जॉब था वो आप एक तरह से सर कह सकते हैं कि उसमें वो पूरा का पूरा समय तैयारी का ही मेरा टाइम था। ओके, बिल्कुल, उसका आपको मतलब फायदा काफी मिला। बहुत ज्यादा सर। तो अंत में बस आपसे यही पूछना चाहूँगा, बोलना भी चाहूँगा कि आप कुछ जो 70th के BPSC के बच्चे हैं, जो कि अभी जिनका फाउंडेशन शुरू हुआ है, जो भी स्टार्ट किए पढ़ाई करना, और 69th मेंस के भी बच्चे हैं, वो उनको आप एक लास्ट संदेश जो है वो दे दें। लास्ट संदेश बस यही देना चाहूँगा सर कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, तो जितना जल्दी हो सके किसी न किसी गुरु का हाथ पकड़ लीजिए, पाँव पकड़ लीजिए, ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल बर्डन मत बनिएगा घर पर, वरना अपने सपनों के लिए दूसरे से सेक्रीफाइस की हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो अपने पैर पर रहेंगे तो हम रिस्क भी ज़्यादा दिन ले सकते हैं। एक हिंदी साहित्य में एक कहानी है सर, उसमें एक लाइन है, यही मतलब कि यही एक जीवन है हमारे पास, इसी में प्रयोग करना है और इसी में जीना है। जैसे मेरा सपना था सर कि मैं एग्ज़ाम एक बार कभी लिस्ट में मेरा भी नाम हो, तो वो सपना पूरा हुआ। अब सपना है कि कभी एकदम शुरू पहले पन्ने पर मेरा नाम दिख जाए, तो उसके लिए कोई और नहीं आएगा, कोई मुझे मर्सी नहीं करने वाला है। बस दौड़ते रहना है, दौड़ा ना जाए तो चलते रहना है, रुकना नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं किसी पर बनना है, खुद का अपना हाथ पांव रखना है 2 पैसा कमाने का, और पढ़ाई करते रहना है। और जिस भी शिक्षक का साथ पकड़िए उनको छोड़िए मत, क्योंकि माँ बाप के अलावा लिटरली शिक्षक ही बस ऐसे है जो बस देते रहते हैं जीवन में, बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं। इसके अलावा और क्या कहूँ सर, बाकी सारा स्ट्रेटजी तो है ही यूट्यूब पर, आप ऑलरेडी उसको बना रखे हैं। बिल्कुल। तो ये था हमारे साथ जो अभिषेक जी ने अपनी पूरी संघर्ष की जो एक कहानी है वो शेयर की। उम्मीद है कि बच्चों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और बच्चे जो हैं काफ़ी कुछ इस चीज़ को, जो इन्होंने अपना संघर्ष आपको बताया है, इससे बच्चे काफ़ी कुछ अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर कमिंग टू BPSC वाला। प्रणाम सर, प्रणाम सभी दर्शकों को।